अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और लाइफ बहुत मज़े में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खान दानियाल, सीए फाइनलिस्ट, योर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर उम्मीद करता हूँ कि आपको क्या कहते हैं, मेरी वीडियो क्लियर नज़र आ रही होगी। और सर आज का जो हमारा एजेंडा है वो क्या है। चल, एजेंडा बताने से पहले आज आपको मैं ये बताता चलूँ कि हमारी मैक्सिमम मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि आज हमारी लास्ट क्लास होगी। सर शायद कुछ चैप्टर्स मैंने बीच में से आप मतलब कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं लेक्चर बनाने की भी नीड नहीं है, तो पेपर में आते ही नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम ये चांसेस हैं कि आज जो हमारी क्लास होगी वो लास्ट क्लास है। इसके बाद कोई भी इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं होगी शायद। फिर बता रहा हूँ, शायद शायद एक दो लेक्चर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितना मुझे लगता है कि आखिरी क्लास होगी। ठीक है सर। सर आगे बढ़ते हैं। सर जो आज का हमारा एजेंडा है, एजेंडा क्या है हमारा आज का, जो हमारा एजेंडा है ना मेरा बच्चा, वो ये है कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कैसे करते हैं, एक्सचेंज रेट चेंज कैसे हो सकता है, जे कर्व क्या होता है, डिवेल्यूशन क्या होती है। डिवेल्यूशन एक चीज होती है तो एक कोई रिवोल्यूशन भी होती होगी। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, एक्सचेंज रेट को मैनेज या इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है या मैनेज कैसे करते हैं। तो सर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा एजेंडा समझ आया होगा। तो सर अगर हम बात करें कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट, सर एक्सचेंज रेट क्या होता है इसकी डेफिनेशन पढ़े। प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी in terms of another local currency, price of foreign currency in terms of local currency, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी बोल रहा है, प्राइस जो है फॉरेन करेंसी की इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। पाकिस्तान की लोकल करेंसी क्या है, पाकिस्तान की लोकल करेंसी पाक रुपी है। और मिसाल के तौर पर फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर ले लेते हैं, यूएस डॉलर ले लेते हैं, तो रुपीस 100 पर डॉलर, ये क्या है, एक्सचेंज रेट। ये क्या है, एक्सचेंज रेट। मैं मार्केट में गया गया मैंने बोला भाई, हाँ भाई डॉलर बताओ कितने का रेट चल रहा है, उसने बोला 100 रुपए पर डॉलर। यानी कि मेरे 100 रुपए पाकिस्तानी मुकाबला कर रहे हैं किसने, कितने बंदे से, वहां के 1 रुपए से, वहां के 1 डॉलर से। समझ आ रही है, मेरे पाकिस्तानी 100 रुपए, वहां का 1 डॉलर मुकाबला कर रहा है। सर ये क्या है, एक्सचेंज रेट है। सर अब सवाल ये पैदा होता है, हाउ टू डिटरमाइन एक्सचेंज रेट, यानी कि एक्सचेंज रेट की जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होती है। सर हमने डिमांड एंड सप्लाई में बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ा था कि किसी भी चीज की क्या कहते हैं, प्राइस को मालूम करना हो तो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से प्राइस मालूम हो जाती है। तो सर ये देखें, सर ये आ गया सप्लाई कर्व, लेकिन ये सप्लाई कर्व किसका है, डॉलर का है, तो इसलिए डॉलर का निशान बनाया है। सर ये आ गया किसका कर्व, डिमांड कर्व, ये लेकिन डिमांड कर्व किसका, डॉलर का है। तो सर और ये जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट आया है जो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई डॉलर की आपस में कट हुई है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और ये किसका है, सर ये भी डॉलर का है। ठीक है सर। सर ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये 100 रुपए पर डॉलर, प्राइस 100 रुपए पर डॉलर। सर डिटरमाइन कैसे होता है एक्सचेंज रेट, बाय इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। बात समझ आ रही है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर अगर 100 रुपए से 120 हो जाए डॉलर तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। सर अगर 80 रुपए हो जाए तो उसको कहते हैं एप्रिशिएशन, सर हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई। सर समझ नहीं आ रही बात, देखो पहले आपका 100 रुपए 1 डॉलर का मुकाबला कर रहे थे, अब आपके 120 रुपए 1 डॉलर का मुकाबला कर रहे हैं। तो बहादुर कौन हुआ, ताकतवर कौन हुआ, ताकतवर कौन हुआ और वीक कौन हुआ, है भाई बात समझ आ रही, वीक हम हो गए। पहले हम 100 लोग मुकाबला करते थे एक बंदे का, सर अब 120 लोग अभी भी उसी बंदे का मुकाबला कर रहे हैं, तो हम वीक हो गए और वो बहादुर हो गया, यानी कि वो ताकतवर हो गया। तो सर ताकतवर को मैं बोलूंगा एप्रिसिएशन और कमजोर को मैं बोलूंगा डेप्रिसिएशन। तो सर मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई और डॉलर क्या हो गया, एप्रिशिएट हो गया। लेकिन सर मुझे जो सोचना है वो अपने पॉइंट व्यू से सोचना है, मुझे जो सोचना है अपने पॉइंट व्यू से सोचना है, इसके अलावा किसी और का पॉइंट व्यू। डॉलर के एप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, मुझे कोई गर्ज नहीं है, मुझे कोई गर्ज नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर पहले 1 डॉलर था, 100 लोग मेरे मुकाबला करते थे। 1 डॉलर क्या, 100 पाकिस्तानी रुपये मुकाबला करते थे, यानी कि एक बंदे का, अमेरिका का एक बंदे का पाकिस्तानी 100 लोग मुकाबला करते हैं। सर अब उसी एक बंदे का पाकिस्तानी 80 लोग मुकाबला कर रहे हैं। सर क्या हो गया, सर मैं ताकतवर हो गया, डॉलर ताकतवर हो गया। सर मैं ताकतवर हो गया, पहले 100 लोग मुकाबला करते थे मेरे, अब 80 लोग मुकाबला करते हैं उसी एक बंदे का। समझ आ रही है, अगर रुपीज में बात करूं तो, यानी कि 1 डॉलर का पहले 100 रुपए मुकाबला करते थे, अब 1 डॉलर का 80 रुपए मुकाबला कर रहे हैं।
तो सर मेरी करेंसी ताकतवर हो गई, यानी कि एप्रिशिएट हो गई, और डॉलर क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया सर। यानी कि इक्विलिब्रियम के नीचे नीचे क्या होगा, एप्रिसिएशन होगा, और इक्विलिब्रियम के ऊपर ऊपर क्या होगा, डेप्रिशिएशन होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी। सर क्या एक्सचेंज रेट चेंज हो सकता है? सर आप क्या बात कर रहे हैं, आपने डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ाया था ना, मार्केट इक्विलिब्रियम में प्राइस होती निकलती है, वह प्राइस चेंज हो सकती है, किसकी वजह से चेंज हो जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, है भाई, याद आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड, राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। सर अब तक तो याद हो गया होगा। देखिए सर आज आखिरी लेक्चर है हमारा, आपके तो कौन सा लेक्चर है, आखिरी लेक्चर है, और मैं पहले लेक्चर से कनेक्ट करवा रहा हूँ आपको। सर इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग की यही खूबसूरती है, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग की यही खूबसूरती है कि वो मतलब खत्म ही नहीं हो सकते। हालांकि एक्सचेंज रेट बिल्कुल अलग टॉपिक है, अलग सवाल आएगा, लेकिन अगर मुझे डिमांड और सप्लाई नहीं पता होगा तो मुझे ये निकालना थोड़ी ना आएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है सर, इतना कनेक्ट है इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो सर क्या बोल रहा हूँ कि देखें भाई, राइट वर्ड का एक कॉन्सेप्ट याद रख लें आप। राइट वर्ड का मतलब ये होता है कि कुछ भी इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर राइट वर्ड इन सप्लाई है तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है, अगर डिमांड है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। सर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर आज एक्सचेंज रेट के ताल्लुक देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ। तो चार तरह की सिचुएशन है, डिमांड इंक्रीज हो जाए, डिमांड डिक्रीज हो जाए, सप्लाई इंक्रीज हो जाए, सप्लाई डिक्रीज हो जाए। चार तरह के कैसे। सर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो देखते क्या हो। सर पहले ये वाला देखें भाई, ये है सप्लाई कर्व डॉलर का, और ये है डिमांड कर्व, लेकिन ये डी नोट है। कौन सा डॉल नोट है, डी नोट है। तो ये क्या होगा, डॉलर की है। ठीक है सर, और मार्केट इक्विलिब्रियम क्या आ गया, ये आ गया, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है सर, अब क्या हुआ, सर सवाल में बोल रहा है कि डिमांड इंक्रीज कर दो, डिमांड को इंक्रीज कर दिया, डिमांड ये इंक्रीज हो गई, यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई, डिमांड इंक्रीज हो गई। सर डिमांड यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर 5 आ रहा था तो यहाँ पे 6 आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 आ रहा था तो यहाँ पे 6 आ रहा होगा। तो डिमांड यहाँ से उठ के यहाँ चली गई, डिमांड इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है आपको। सर डॉलर की डिमांड इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से क्या हो गया, डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो गई, डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो गई। सर डॉलर यानी कि डॉलर की अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो डॉलर की प्राइस इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि 100 रुपए से डॉलर 120 रुपए का बिकने लग गया। यानी कि पहला $1 के मुकाबले में मेरे 100 रुपए थे, आज मेरे $1 के मुकाबले में 120 रुपए। बात समझ आ रही है, 120 रुपए। सर मेरा डॉलर क्या हो गया, मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। ये क्या कौन सी साइड है, डेप्रिसिएशन की साइड है। सर मेरी करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से होगा क्या सर, जो एक जो इंपोर्ट्स करते हैं यानी कि जो परचेजेस करते हैं, जो बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं, परचेज करते हैं बाहर से, आउट ऑफ पाकिस्तान किसी भी कंट्री से कोई चीज मंगवाते हैं, यानी कि इंपोर्ट करते हैं, यानी कि परचेज करते हैं। सर उनको एक चीज मिल रही थी पहले 100 रुपए की, अगर $1 की थी वो, सर आज वही चीज उनको मिलेगी 120 रुपए की। सर क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर गई, तो समझ आ रहा है या नहीं, अगर प्राइस इंक्रीज कर गई तो क्या इंक्रीज कर और क्या डिक्रीज कर जाएगी, इंपोर्ट डिक्रीज कर जाएगी, इंपोर्ट डिक्रीज कर जाएगी। मैंने क्या बोला, सर पहले $1 की एक चीज खरीदता था मैं, मिसाल के तौर पे ये रिमोट खरीदता था, $1 का आता था, पहले मैं इसके बदले में 100 रुपए देता था, 120 रुपए का मार्केट में बेचता था पाकिस्तान में। सर आज ये 120 रुपए का हो चुका है। क्यों सर, इसकी प्राइस $1 ही है आज भी, और सॉरी $1 है आज भी, लेकिन मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, जिसकी वजह से इसके बदले में मुझे पाकिस्तानी कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 120 रुपए देने पड़ रहे। सर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे सर, इसकी प्राइस फिक्स है $1, लेकिन मेरा जो $1 है वो पाकिस्तानी रुपये के बराबर में था पहले 100 रुपए में। सर अब कितना हो गया, 120 हो गया, जिसकी वजह से मैं क्या इसको खरीद पा रहा हूँ अब, सर नहीं खरीद पा रहा। तो सर मेरी इंपोर्ट क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरीके से और क्या उठाऊंगा सर, ये सिरिंज है, ये सिरिंज है। सर ये कहाँ से ला रहे हैं आप, डॉक्टर भी, आप मैकेनिक भी, क्या क्या उठा लेते हैं सर, कुछ भी उठा लेते हो बस। सर ये सिरिंज है, ये मिसाल के तौर पे सिरिंज में पाकिस्तान में बनती है और बाहर बिकती है। सर ये सिरिंज $1 की बिकती थी, तो मुझे बदले में मिलते थे 100 रुपए, पाकिस्तान को मिलते थे 100 रुपए $1 का। सर आज भी एक ही डॉलर की बिकती है, लेकिन सर अब पाकिस्तानी को मिलते हैं 120 रुपए। समझ आ रही है, इंपोर्ट इंक्रीज कर जाएगी, एक्सपोर्ट डिक्रीज कर जाएगी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा ना। बात समझ आ रही है, सही है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करोगे तो डेफिशिएट खत्म होगा ना, इंप्रूव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई
होगी। बड़े जोशीले अंदाज में आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आ गई होगी। मजा आ रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ने में? अब तो आप माशाल्लाह आप इकोनॉमिक्स बन गए होंगे, आपको सोचने समझने की सलाहियत क्रिएट हो गई होगी कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, कौन सी गवर्नमेंट बुरी है, कौन सी गवर्नमेंट हमारी फलाह और बहबूद के लिए काम कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट। सर हमें डिसीजन मेकिंग कैसे करनी होती है, हम जब बिजनेसमैन बनेंगे तो हमें डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। सर बहुत ही मजे का सब्जेक्ट है, मैं बहुत ही दिल से पढ़ाता हूँ, यकीन माने आप। सर आगे बढ़े। सर दूसरी सिचुएशन क्या है, डिमांड डिक्रीज हो जाए, डिमांड डिक्रीज हो जाए। सर भाई डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम। सर क्या, सप्लाई ये थी, सप्लाई ये थी, डिमांड ये थी, डिमांड ये थी, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया सर कितना, 100 रुपए हो गया। सर क्या हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई। सर डिमांड डिक्रीज हो गई तो कहाँ गया भाई, डिमांड डिक्रीज हो गई तो डिमांड यहाँ आ गई। सर ये कौन सा शिफ्ट है, लेफ्टवर्ड। तो सही है, इधर होता तो राइट वर्ड होता, ये वाली पिक्चर में राइट वर्ड शिफ्ट हुआ था। राइट का मतलब मैंने आपको इंक्रीज बताया और लेफ्ट का मतलब क्या बताया, डिक्रीज। सही, यहाँ से यहाँ आ गया डिमांड कर। सर तो मेरा पहले क्वांटिटी ये आ रही थी, अब क्वांटिटी कौन सी आ रही है, इक्विलिब्रियम चेंज हो गया, यहाँ से यूं हो गया। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, यहाँ से यूं हो गया, यहाँ से यूं हो गया। सर अब क्वांटिटी उठ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, अब क्वांटिटी उठ गई, यहाँ से यहाँ आ गई। सर अब प्राइस यहाँ से यहाँ आ गई, प्राइस यहाँ से यहाँ आ गई। यानी कि सर अगर डॉलर की डिमांड कम हो जाए तो डॉलर की प्राइस कम हो जाती है। पहले डॉलर बिक रहा था 80 रुपए का, 100 रुपए का, अब डॉलर बिकने लग गया कितने रुपए का, 80 रुपए का। सर जब जैसे डॉलर 80 रुपए का बिकने लग गया तो क्या हुआ, सर ये रिमोट बनाने सब बेच खरीदता था मैं। सर पहले ये रिमोट आता था मुझे 100 रुपए का, सही है, $1 का रिमोट था तो मुझे 100 रुपए देने पड़ते थे पाकिस्तानी। ठीक है, अब ये रिमोट अभी भी $1 का आता है, लेकिन अब कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 80 रुपए। तो मैं इंपोर्ट ज्यादा कर लूंगा या एक्सपोर्ट ज्यादा कर लूंगा, मैं बोलूंगा यार दोबारा डॉलर महंगा हो जाए इससे पहले और चीजें मंगवा लो, और चीजें मंगवा लो, और चीजें मंगवा लो। समझ आ रही है, दोबारा डॉलर महंगा हो जाएगा इससे पहले और चीजें मंगवा लो। सर और चीजें मंगवाऊंगा तो डिमांड दोबारा की, समझ आ रही है, क्या बढ़ जाएगी मेरी, इंपोर्ट बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, इंपोर्ट बढ़ जाएगी। सर मेरी क्या बढ़ जाएगी, इंपोर्ट बढ़ जाएगी। और सर मैं ये सीरीज बेचता था, ये मैं सीरीज बेचता था, पहले मुझे बदले में मिलते थे 100 रुपए, इस सीरीज के बदले में $1 की सीरीज बेचता था, आज मुझे मिलता है 80 रुपए। सर तो क्या मैं बेचूंगा, सर मेरा जो प्रॉफिट था 20 रुपए वो प्रॉफिट ही खा गया एक्सचेंज रेट। समझ आ रही है, तो सर एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। सर मेरी करेंसी क्या कर गई, एप्रिशिएट कर गई। सर मेरी करेंसी क्या कर गई, एप्रिशिएट कर गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट डिक्रीज हो गई और सर इंपोर्ट इंक्रीज हो गई। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कर गया, वर्स हो गया, डेटोरेट हो गया। समझ आ रही है, खराब हो गया सर, डेफिशिएट हो गया। बात समझ आ रही है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। तीसरा केस क्या, सप्लाई इंक्रीज हो जाए, सप्लाई इंक्रीज हो जाए यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट। तीसरी पिक्चर देखते हैं हम। सर सप्लाई इंक्रीज हो जाए, सर डिमांड कर भी आया, सप्लाई कर भी आया, सप्लाई कर भी आया। अच्छा ये नोट का मतलब याद है ना, नोट का मतलब बिफोर चेंज, बिफोर चेंज, और वन का मतलब है आफ्टर चेंज, सही है, बिफोर चेंज। तो ई नोट इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया। सर अब कौन सा पॉइंट है, अब कौन सा पॉइंट आ गया, सर नया सप्लाई शिफ्ट, सप्लाई इंक्रीज हो गई। सप्लाई इंक्रीज किस वक्त होती है, राइट वर्ड की तरफ होती है, तो राइट वर्ड की तरफ मैंने शिफ्ट कर दी सप्लाई को। जैसे ही राइट वर्ड की तरफ मैंने शिफ्ट किया, राइट वर्ड की तरफ जैसे ही मैंने शिफ्ट किया तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया यहाँ से यहाँ। सर मेरी क्वांटिटी क्या कर गई, डिमांड की इंक्रीज कर गई, डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो गई, डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो गई, लेकिन डॉलर की सप्लाई प्राइस कम हो गई, डॉलर की प्राइस कम हो गई। डॉलर की डिमांड इंक्रीज जरूर हुई है यहाँ पर, लेकिन डॉलर की प्राइस कम हो गई और मेरी करेंसी क्या कर गई, एप्रिशिएट कर गई। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो भाई, देखो दोबारा देखो, ये है डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व। पहले ये प्राइस थी और ये क्वांटिटी थी, ये प्राइस थी, ये क्वांटिटी थी। सप्लाई इंक्रीज कर गई यानी कि राइट वर्ड शिफ्ट कर गई, ये राइट वर्ड शिफ्ट करवा दिया मैंने। अब पॉइंट कौन सा आ गया, ये से यहाँ, तो क्वांटिटी उठ के यहाँ से यहाँ आ गई ना डिमांड की और डॉलर की, मतलब पहले अगर $4 चाहिए तब $6 चाहिए, डिमांड बढ़ गई, लेकिन प्राइस भी कम हो गई, प्राइस भी कम हो गई। ठीक है सर, सर इससे क्या होगा, एप्रिशिएट हो गई करेंसी। यानी कि सर वही बात, सर ये डॉलर $1 का मैं मंगवाता था, पहले 100 रुपए का मंगवाता था, 80 रुपए का मंगवा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, या ज्यादा मंगवा ले इससे पहले डॉलर महंगा हो जाए, यानी कि मेरी इंपोर्ट इंक्रीज कर जाएगी। सर मैं ये 100 रुपए की सीरीज बेचता था, यानी कि $1 की सीरीज बेचता था, मुझे बदले में 100 रुपए मिलते थे। सर अब ये कितने रुपए की बिकेगी, 80 रुपए की बिकेगी, तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा, मैं बेचूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा फायदा ही नहीं हो रहा मुझे, डॉलर की वजह से एक्सचेंज रेट ही इतना कम हो गया। ठीक है सर, सर क्या होगा, सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कर जाएगा, इंपोर्ट इंक्रीज कर जाएगी और एक्सपोर्ट डिक्रीज कर जाएगी।
वर्स हो जाएगा, डेटोरेशन होएगा। समझ आ रही है सर? सर ये खराब हो जाएगा सर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी सर। चौथा केस क्या है कि सप्लाई लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाए या सप्लाई कम हो जाए। तो चौथा शिफ्ट करके दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए भाई, ये डिमांड कर्व आ गया, ये सप्लाई कर्व आ गया, ठीक है। लेफ्ट में शिफ्ट का मतलब उल्टे हाथ की तरफ बढ़ा दो, उल्टे हाथ की तरफ बढ़ाया। पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये आई थी और इक्विलिब्रियम प्राइस ये आई थी सर। सप्लाई कम करने की वजह से, सप्लाई कम करने की वजह से सर इक्विलिब्रियम चेंज हो गया, ये क्वांटिटी आ गई और ये प्राइस आ गई। सर क्वांटिटी भी कम हो गई लेकिन प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, 100 रुपए से 120 हो गया। सप्लाई कम कर दो, सप्लाई कम कर दो तो मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, मेरी करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा सर, ये 100 रुपए का मंगवाता था, यानी कि इसकी कीमत तो $1 है, बदले में मुझे 100 रुपए देने होते थे, लेकिन जैसी सप्लाई कम हुई, अब ये अभी भी ये $1 का डॉलर, $1 का मिलता है, लेकिन इसके बदले में मुझे अब 120 रुपए देने पड़ रहे हैं सर। अब मैं इसको नहीं, बहुत कम हो जाएगी सर। ये सीरीज $1 की बेचता था, बदले में 100 रुपए मिलते थे। सप्लाई कम करने के बाद यही सीरीज $1 की बेचता हूँ आज भी, लेकिन बदले में कितने मिल रहे हैं, 120 पाकिस्तानी रुपए मिल रहे हैं। तो इसको मैं इसको मैं ज्यादा से ज्यादा बेचूंगा। तो सर क्या होगा, इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएगी और एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगी, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रैक्टिकली समझ आया होगा। सर पहला नहीं है, समझाने की कोशिश करिए। सर डीवैल्यूएशन, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा डीवैल्यूएशन। सर डीवैल्यूएशन क्या होता है? सर डीवैल्यूएशन कुछ भी नहीं होता। डीवैल्यूएशन को अगर हम सादा खुशबू में पढ़ना चाहे, वीकिंग, वीक कर दो लोकल करेंसी, अपनी करेंसी को, टू इम्प्रूव करंट अकाउंट, करंट अकाउंट को इंप्रूव करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिशिएंट बैलेंस को सरप्लस में लाने के लिए। सर वीक कर दो अपनी करेंसी को। क्यों क्यों वीक कर दो भाई? क्यों क्यों जैसे ही आप वीक करोगे यानी कि डेप्रिशिएट करोगे तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। इंपोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगी, इंपोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगी। सर अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट करने का कोई फायदे हैं, बोलो हाँ है। इंपोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगी, एक वक्त आएगा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाएगा। समझ आ रही है? हमें किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें अपने गवर्नमेंट के स्टील मिल नहीं बेचनी पड़ेगी, हमें सुई गैस नहीं बेचनी पड़ेगी, हमें वापडा नहीं बेचनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है आपको? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। आ रही है या नहीं आ रही भाई? सर यानी कि अपनी करेंसी को अगर मैं डी वैल्यू करवा दूं, डेप्रिशिएट करवा दूं, अपनी करेंसी को वीक कर दूं, तो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव कर जाएगा, आप ये कह रहे हैं। तो सर देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट मिसाल के तौर पे यहाँ पे था, ये था यहाँ पर। सर जैसे ही मैंने अपनी वैल्यू को डी वैल्यू करवाया तो सर मेरा कर्व इंक्रीज करना चाहिए था ना, यानी कि जैसे जैसे मैं अपनी करेंसी को डी वैल्यू करवा रहा था, डी वैल्यू करवा रहा था, तो मुझे क्या करना था, ऐसे इंप्रूव करना था, ऐसे इंप्रूव करना था। लेकिन सर ये तो और नीचे चला गया, और नीचे चला गया, और डीप में हो गया, और फिर जाके ये इंक्रीज हो रहा है। सर ये क्यों हो रहा है, ये जे कर्व कैसे बन रहा है? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सर मैंने अपनी करेंसी को, लोकल करेंसी को डेप्रिशिएट करवा दिया, वीक कर दिया, इंप्रूव करने के लिए करंट अकाउंट को या डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट को। सर क्यों हो रहा है ये? सर ये इसलिए हो रहा है सर, वाई इकोनॉमी एक्सपीरियंस जे कर्व। क्यों एक्सपीरियंस कर रही है इकोनॉमी जे कर्व? एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट टू रिक्वायर्ड टाइम टू कंप्लीट। सर आज आपने ये डिसीजन लिया कि जो 100 रुपए का डॉलर था उसको 150 रुपए डॉलर में कर दो, 200 रुपए डॉलर में कर दो, 250 रुपए कर, 250 रुपए लगा लो। 100 रुपए था डॉलर, आपने उसको वीक कर वीक कितना कर दिया, 250 रुपए में पहुंच गया। पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया। सर पहुंच तो गया। सर अब आपका डॉलर वीक हो गया तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सीधा हो जाना चाहिए था, सही होना चाहिए था, इंप्रूव होना चाहिए था। बल्कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट तो और डेफिशिएंट हो गया। क्यों हो गया? वो बोल रहा है यार तुम्हारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है ना, तुमने ये मंगवाने का ऑर्डर दिया हुआ था, 10 रिमोट, एक रिमोट की कीमत थी $1, तो $10 के आते, पहले ये आते कितने रुपए के, 100 रुपए का एक डॉलर था, तो $10 कितने के आते, 10 रिमोट कितने का कहते हैं, 1000 रुपए के। अब 250 रुपए का एक डॉलर हो गया है, 250 रुपए का एक डॉलर हो गया है, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ है, इसकी जो पेमेंट करनी है आपको बाद में करनी है। सर आपको इसके बदले में कितने पैसे चाहिए होंगे? सर 2500 रुपए चाहिए होंगे। सर 1500 रुपए इंक्रीज कर गए पाकिस्तानी। समझ आ रही है? तो सर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से आपको और डेफिशिएट होना पड़ता है, और डेफिशिएट होना पड़ता है। समझ आ रही है? और अंदर जाना पड़ता है।
ठीक है, क्योंकि सर आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे अब, लेकिन आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को तो खत्म करोगे। और इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट की डेट एक होती है, सही है, पेमेंट की डेट एक होती है, और बहुत फर्क होता है, दो तीन 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 चार चार छह छह महीने का फर्क होता है। सर गुड्स रिसीव हो जाती है 3 महीने पहले, पेमेंट होती है 3 महीने बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, ऐसे चल रहा होता है। ठीक है सर। सर इसी तरह दूसरा रीजन क्या है, इन इलास्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर आपकी जो डिमांड जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट करता, अगर उनकी डिमांड इन इलास्टिक है, यानी कि प्राइस के चेंज की वजह से उसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप डेफिशिएट हो गए। तो पाकिस्तान की करेंसी का, पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी करेंसी है वो इतनी डी वैल्यू है। आपने तो बोला था पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू है, तो डी वैल्यू होने से तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो जाता है। आपने कल की क्लास में बताया था आपने कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 साल के बाद कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ, कभी भी सरप्लस में नहीं आया, हमेशा डेफिशिएट में हुआ। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के आप करके मुझे ये दिखा रहे हैं कि अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर दो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो जाएगा। बाय डायग्राम भी मुझे ये बात समझ आती है, लेकिन लेकिन यहाँ पे तो ये बात समझ नहीं आ रही मुझे, पाकिस्तान में प्रैक्टिकली ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा वो जे कर बता। वो बोल रहा है यार तुम्हारे जो डिमांड है ना सर, ये तो है ही है, और सर ये दूसरा क्या है, आपकी जो पेट्रोल की डिमांड है ना वो इन इलास्टिक है, चाहे पेट्रोल जितना भी महंगा लोग यूज करेंगे, सही है, आईफोन जितना भी महंगा लोग यूज करेंगे, सही है, पबजी जितना भी महंगा लोग खरीदेंगे, इस साल दे रहा हूँ, सही है, ठीक है, आपकी गुड की डिमांड इन इलास्टिक है, समझ आ रही है। तो आप जितना भी अपना डीवैल्यूएशन करवा लो सर, आप और ही डूबते जाओगे उस गंगा दलदल में। ठीक है, आपको अपनी अपनी जो आदत है वो छोड़नी पड़ेगी, इन इलास्टिक डिमांड को इलास्टिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पेट्रोल छोड़ के साइकिल पे आना पड़ेगा कुछ अर्से के लिए, फिर देखो कैसे चेंज नहीं होता, फिर देखो, समझ आ रही है। पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि जे कर्व का ये जो अंदर जा रहा है ना, जे का ये जो ये नजर आ रहा है, पाकिस्तान इसके अंदर ही डूबा डूबा जा रहा है, वरना दूसरी इकोनॉमी में ये जे कर्व पूरा अप्लाई करता है। इसी तरीके से रिवोल्यूशन होता है जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन रिवोल्यूशन होगा तो सर इसी कर्व को उठा के यू बना दूंगा, ठीक है, यू बना दूंगा, और सर इसके भी रिजल्ट यही होंगे, ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या पॉलिसीज हैं इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर डिवैल्यूएशन, सही है। डिवैल्यूएशन कब काम करेगा, जब इलास्टिक डिमांड हो इंपोर्ट्स की, और इलास्टिक डिमांड हो किसकी, एक्सपोर्ट की, यानी कि प्राइस के चेंज की वजह से इंपोर्ट की डिमांड में कोई ना कोई फर्क पड़े, अगर प्राइस महंगी हो जाए तो लोग खरीदना छोड़ दें इंपोर्टेड गुड्स को, सही है, अगर प्राइस सस्ती हो जाए तो लोग ज्यादा खरीद लें, कोई मसला नहीं है। अगर बात समझ आ रही है, वो बोल रहा है दो ही रीजन है डिवैल्यूएशन काम करेगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इलास्टिक होगी। लेकिन वो कह रहा है क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। क्यों इन इलास्टिक होती है, हाई परफॉर्मेंस नहीं है, प्रेफरेंस है, ये क्या है, प्रेफरेंस है, ये गलती है। हाई प्रेफरेंस फॉर फॉरेन गुड्स, पाकिस्तानी लोग हाई प्रेफर करते हैं फॉरेन गुड्स को। हाई डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन गुड, पाकिस्तानी लोग हाई डिपेंडेंट है फॉरेन गुड के ऊपर, चाइना की, जापान की चीजों पर। नो सब्सिट्यूट अवेलेबल, पाकिस्तान इतना घटिया बोल के, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे हमें मुझे 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 अपने वतन से बहुत प्यार है, अगस्त का महीना चल रहा है, मुझे अपने वतन से बहुत प्यार है, ठीक है सर। नो सब्सटीट्यूशन अवेलेबल, सर कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप फॉरेन गुड को छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है सर। ये किसकी, इंपोर्ट्स की, ये इंपोर्ट के रिजल्ट बता रहा है कि क्यों है इन इलास्टिक, ये बोल रहा था इन इलास्टिक की वजह से ये अंदर जा रहा है, तो ये क्यों जा रहा है ये बता रहा है, ठीक है। और सर रीजन फॉर इन इलास्टिक फॉर एक्सपोर्ट, पुअर क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, यार आपकी क्वालिटी सही नहीं होती जो आप बेचते हो, आप बोलते हो मैं सुपर सुपर सेला बेच रहा हूँ, सुपर वनस्पति बेच रहा हूँ चाइना को, मगर आप देते हो तो टोटा, आप झूठे हो। बात समझ आ रही है। सर इसी तरह फर्म अनएबल टू मीट डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, सर फर्म के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, फर्म के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, फर्म के पास इतनी ताकत ही नहीं है, फर्म के पास इतनी स्क्वाड रिक्वायर्ड स्किल ही नहीं है कि वो इंपोर्टेड गुड्स को बेच सके, एक्सपोर्ट कर सके। सर ये क्या है, डीवैल्यूएशन के रीजंस। सर अगर डीवैल्यूएशन को अप्लाई करना है तो डिमांड इंपोर्ट्स की क्या होनी चाहिए, इन इलास्टिक होनी चाहिए, और एक्सपोर्ट की भी क्या होनी चाहिए, इन इलास्टिक होनी चाहिए, ओ सॉरी इलास्टिक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मैनेजिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट। सर इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट कितने होते हैं। सर दो तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं, सर आपने देखा था जैसे प्राइस है, प्राइस डिमांड एंड सप्लाई में आपने पढ़ा था कि प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है और एक मार्केट फोर्सेज फिक्स करती है। मार्केट फोर्सेज का मतलब डिमांड और सप्लाई,
सर डिमांड और सप्लाई, जहाँ पे प्राइस फिक्स मतलब जहाँ पे डिमांड और सप्लाई से प्राइस निकलती है उसको कहते हैं फ्री इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसको कहते हैं प्लेन इकोनॉमी। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक्सचेंज रेट की भी प्राइस है ना गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है और मार्केट फोर्सेस भी कर सकती है। सर IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका और जदीद इकोनॉमिक्स लोग क्या कहते हैं कि मार्केट जो एक्सचेंज रेट की जो प्राइस है वो मार्केट फोर्सेस से होनी चाहिए, यानी कि डिमांड और सप्लाई की वजह से होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट फिक्स कर दे। ये अच्छा तरीका है। सर एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। फ्लैक्चुएटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की टाइप्स बता रहा हूँ। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट इज फिक्स बाय गवर्नमेंट। सही है सर। सर इसके एडवांटेज क्या है? तो इसके एडवांटेज है नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। सर यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस नहीं होती, बल्कि डिमांड और सप्लाई खुद आपस में इंटरसेक्ट करके प्राइस डिसाइड कर लेती है। नो नीड टू होल्ड फॉरेन करेंसी रिजर्व। सर यहाँ पे आपको कोई होल्ड करने की जरूरत नहीं होती फॉरेन करेंसी रिजर्व की। याद आ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या हमने बोला था कि कंपनी अगर सप्लाई मतलब शॉर्ट हो जाए किसी भी चीज की, मिसाल के तौर पे सब प्याज की सप्लाई शॉर्ट हो जाए, तो सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी ना। प्राइस बढ़ जाएगी तो गवर्नमेंट क्या करे, जो स्टोर करी हुई है प्याज उसको मार्केट में सप्लाई कर दे, दोबारा से उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो वो क्या होता है जो स्टोर करना होता है, वो बफर स्टॉक होता है। वो क्या होता है? बफर स्टॉक होता है। बिल्कुल इसी तरीके से गवर्नमेंट ने ना डॉलर को भी सेव कर लेती है अपने पास। जब डॉलर की डिमांड सप्लाई कम हो जाती है ना इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, तो गवर्नमेंट उस डॉलर को बाहर निकाल के इकोनॉमी में डाल देती है ताकि उसकी प्राइस स्टेबल रहे। सर ऐसा किया था तुर्की की गवर्नमेंट ने शायद। तुर्की में ऐसा प्रैक्टिकली हुआ था कि तुर्की में डॉलर शॉर्ट हो गया था, रिजर्व में भी नहीं था उनके पास। उन्होंने गवर्नमेंट ने बंदूक रख के बोला था कि कहते हैं भाई जिनके पास भी डॉलर है लोगों के पास, उनकी आवाम के पास, वो दे दे, उसके बाद उनकी शायद वहां पे वो डॉलर चलेगा नहीं है, ऐसा कुछ बोला था, जिसकी वजह से सारे वहाँ के जो राया है, वहाँ की जो आवाम है, उन लोगों ने अपने सारे डॉलर गवर्नमेंट को दे दिए थे, वरना तुर्की सड़क पे आ जाता। एक वक्त ऐसा भी था। सही है। ऑटोमेशन ऑफ ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पे ऑटोमेटिक करेक्शन होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। सर ये हमारी मतलब समझ गया यार। देखो जब अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट है, डेफिशिएट का मतलब आपका बैलेंस नेगेटिव में है। आपका बैलेंस नेगेटिव में है तो आपको डिमांड और क्या चाहिए होगा? आपको डॉलर चाहिए होगा पेमेंट करने के लिए। जो 20 -20 की मिसाल याद आ रही है, -20। तो ये -20 आपने मिसाल के तौर पर 100 रुपए की आपने क्या करी? एक्सपोर्ट करी। और 120 रुपए की आपने क्या करी? इम्पोर्ट करी। तो -20 आ गया। -20 आपको पेमेंट करनी है। अब आपको सोच रहे हो यार डेफिशिएट हो गया, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे कि आप डॉलर मांगोगे। क्या मांगोगे? डॉलर मांगोगे। जैसे ही आप डॉलर मांगोगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा भाई? ये देखो, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? डॉलर डेप्रिशिएट हो जाएगा। डॉलर डेप्रिशिएट हो जाएगा तो क्या होगा? डॉलर डेप्रिशिएट हो जाएगा तो क्या होगा? सर इम्पोर्ट्स कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? इम्प्रूव हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा। ये देखिए इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर आगे फिक्स रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट के एडवांटेज क्या है? नो स्पेकुलेशन। सर स्पेकुलेशन क्या होता है? बहुत बार लफ्ज आया, मैंने शायद बताया भी हो काफी लेक्चर्स में आपको। स्पेकुलेशन के दो तीन तरीके। एक तो जुआ समझ लो आप, स्पेकुलेशन का मतलब है जुआ। एक है मिसाल के तौर पर आप आप है, आपकी खाला ने कहा, आपकी खाला ने कहा क्या कहा? भाई अगर तू मेरी बेटी से शादी कर लेगा, अगर तू मेरी बेटी से शादी कर लेगा तो मैं तुझे 1,000 डॉलर दूंगी, 1,000 डॉलर दूंगी। आपने बोला ठीक है मैं खाला मैं कर लूंगा। खाला ने आश्रय में मारा आपको। सही है। खाला ने बोला ठीक है। अच्छा, खाला को नहीं पता था आपकी बंदी भी है। खाला को नहीं पता था आपकी बंदी भी है। सही है। आपने बोला भाई खाला को क्या पता, खाला तो अमेरिका में रहती है, खाला को कुछ नहीं पता, खाला ऐसी है, खाला वैसी है। तो आपने क्या करा? आपने क्या करा? आपने बोला यार तो 1,000 डॉलर आ रहे आने थे, बाद में देखेंगे इस बात को। खाला को किसी ने बता दिया, आपकी दोस्त दोस्त ने, आंटी वो तो आपका जो क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता रिश्ते में क्या लगेगा वो जो लड़का है ना, मतलब आप जो है ना वो तो किसी के साथ रिलेशन में, ये देखे पिक्चर देखे आप इंस्टाग्राम पे, ये देखे खाला की तो खिसक गई। खाला ने बोला मैं इसको तो अब छोड़ूंगी नहीं। आपने क्या करा? आपने जैसे बोला क्या कहते हैं डॉलर, 1,000 डॉलर आने वाले, आप मार्केट में गए डीलर के पास, डॉलर के डीलर के पास, डॉलर की दुकान में गए समझो एक तरह से। सही, डॉलर के डीलर के पास आप गए और आपने बोला यार मुझे ना 1 तारीख को डॉलर रिसीव होगा,
तो यार मुझे डर लग रहा है डॉलर की प्राइस नीचे ना हो जाए। तो मैं पहली तारीख को पास आपके पास आऊंगा और डॉलर दे जाऊंगा, आज मुझसे डॉलर खरीद लो, आज मेरे पास डॉलर नहीं है। उसने बोला ठीक है, आज तुम मुझे डॉलर भेज दो 100 रुपए के लिहाज से। कितने रुपए के लिहाज से? 100 रुपए के लिहाज से। 1000 डॉलर देंगे 100 रुपए के लिहाज से, यानी कि 1 लाख रुपए के डॉलर मैंने भेज दिए। क्या उसको मैंने फिजिकली डॉलर दे दिए? नहीं, सिर्फ कागज पे लिख दिया हमने कि मैंने आपको 100 डॉलर भेज दिए। ठीक है सर। सर अब पता चला आपको कि आपकी खाला डॉलर तो दे ही नहीं रही, क्योंकि आपकी खाला को पता चली आपकी जीएफ है। फिर क्या हुआ? फिर आपको याद आया यार मैंने तो उस डीलर के साथ एग्रीमेंट कर लिया था कि मुझे उसको 1000 डॉलर देने हैं। तो आप भागते भागते डीलर के पास गए, उसने बोला यार मैंने तो ये सोचा था कि मेरी खाला डॉलर देंगे, मगर उन्होंने डॉलर ही नहीं दिया। आपने उसकी पूरी कहानी सुनाई। उसने उसने आपको आंसू आंसू पहुंचे और उसने बोला टेंशन नहीं लो, आज तुमने जैसे उस वक्त मुझे डॉलर बेचा था लेकिन फिजिकली नहीं दिया था, तो मैं आज तुमसे वो डॉलर वापसी खरीद लेता हूँ। तो मैं आज तुमसे वो डॉलर 80 रुपए का खरीद लेता हूँ। कितने रुपए का खरीद लेता हूँ? 80 रुपए का खरीद लेता हूँ। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? देखो भाई, मैंने पहले डॉलर बेचा डीलर को, फिजिकली मेरे पास डॉलर नहीं थे, मैंने बस कागज में लिखा मैं आपको 1000 डॉलर बेच रहा हूँ, कितने रुपए के? 100 रुपए के लिहाज से 1 लाख रुपए के। उसने वो खरीद लिए। ठीक है, खरीद लिए। अब वो डॉलर मुझे बेच रहा है, अब वो मुझे डॉलर बेच रहा है कितने रुपए के? सर 80 रुपए का एक डॉलर बेच रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 80,000 के वो डॉलर बेच रहा है। यानी कि उससे मुझे लेने 1 लाख रुपए और उसको मुझे देने 80,000 रुपए। तो नेट करके मुझे प्रॉफिट होगा 20,000 रुपए का। तो वो जो प्रॉफिट 20,000 रुपए का मुझे होगा, वो प्रॉफिट मुझे वो हाथ में पकड़ाएगा और बोलेगा जा जा। सर इसको कहते हैं स्पेकुलेशन मार्केट। स्पेकुलेशन मार्केट में फिजिकली कोई भी चीज बिकती से ले नहीं है, सिर्फ मुंह जबानी होता है। यार तू मेरा घर खरीद ले 1 लाख रुपए का। उसने बोला अच्छा, कितने महीने बाद बेचेगा? उसने बोला 6 महीने बाद बेचेगा। 6 महीने बाद वो आया, बोला ला घर दे 1 लाख रुपए का। उसने बोला पागल हो गया, स्पेकुलेशन है ये, स्पेकुलेशन में कोई फिजिकल चीज नहीं बिकती। तो आज मुझसे वही घर खरीद ले 1,20,000 रुपए का। सही, 1,20,000 रुपए का। 20,000 रुपए का खरीदने के बाद वो 20,000 रुपए क्या, वो गेन या लॉस जो भी होगा वो आपको देना पड़ेगा, सेटल कराना पड़ेगा। फिजिकल कोई चीज भी नहीं बिकती। सही है यार, ये जुआ होता है सर, ये हराम है। सही है, क्योंकि ये रियल नहीं होती। प्रोमोट ट्रेड्स। सर फिक्स, जो बिजनेसमैन होता है ना वो बोलता है यार तुम्हें ना ऐसा ऐसा काम करो कि तुम ऐसा करो कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 100 रुपए का डॉलर है या 500 रुपए का डॉलर कर दो, लेकिन फिक्स कर दो। जब मैं डिसीजन मेकिंग करूंगा ना तो मैं एक यार हिसाब किताब बनाऊंगा कि यार मुझे इतना बाहर से माल मंगवाना है, इतने रुपए का आएगा, इतने रुपए का बेचूंगा। सर अगर फ्लक्चुएशन करता रहेगा ना वो, तो मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाऊंगा। तो पाकिस्तान में ऐसा बहुत बार हुआ है। पाकिस्तान की जो ट्रेडर्स है, तिजारत कम्युनिटी कम्युनिटी है, ताजिर कम्युनिटी है, वो क्या कहती है, वो बोलती है यार डॉलर को फिक्स कर दो आप, ना कि फ्लक्चुएट होने दो। चाहे डॉलर महंगे से महंगा कर दो, लेकिन एक बार कर दो, ताकि हमें डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर। गवर्नमेंट मेक रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक डिसीजन। सर यहाँ पे जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उसकी जिम्मेदार कौन होगी? गवर्नमेंट होगी। सर फ्लक्चुएशन में तो गवर्नमेंट डिसाइड ही नहीं करती, गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट कहाँ ध्यान करेगी? एक्सचेंज रेट पे ध्यान नहीं करेगी, इसके अलावा हर जगह ध्यान करेगी। सर फिक्स में गवर्नमेंट का ध्यान होता है, सर गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। तो सर अब मैनेज करना है, इन्फ्लुएंस करना है एक्सचेंज रेट को। सर मैनेज कौन सा रेट होगा? फ्लक्चुएशन होगा या फिक्स होगा? फ्लेक्सिबल होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा? सर फिक्स होगा ना। फिक्स को मैनेज करती है गवर्नमेंट, तो मैनेजिंग किसका होगा? फिक्स का होगा। तो क्या रीजन है कि फिक्स एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट को फिक्स करना पड़ता है? सही है, टू रिमूव डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम को रिमूव करने के लिए, समझ आ रही है? डिसइक्विलिब्रियम को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप, डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप को रिमूव करने के लिए, टू स्टेबिलाईज करेंसी एंड प्रमोट ट्रेड। करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए और प्रमोट करने के लिए ट्रेड को, टू डिस्करेज स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन को कम करने के लिए, स्पेकुलेशन को खत्म करने के लिए और महंगाई को खत्म करने के लिए। सर कैसे करती है गवर्नमेंट? सर गवर्नमेंट ओपन मार्केट में आती है और सेल करती है फॉरेन करेंसी को, सेल करती है फॉरेन करेंसी को। जैसे वो सेल करेगी फॉरेन करेंसी को, अगर फॉरेन करेंसी को, देखो भाई फॉरेन करेंसी में अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, यानी सेल करने वाले सप्लाई ज्यादा हो गई, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो क्या बोला मैंने? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा।
हाँ, गिरने से रोकना है सर। फिक्स का मतलब ये है कि इसको गिरने से रोकना है। किससे रोकना है? कम होने से रोकना है। जैसे ही गवर्नमेंट सप्लाई ज्यादा कर देगी तो अप्रिशिएट हो जाएगा। सर डेप्रिशिएट का मतलब गिरना होता है ना, अप्रिशिएट हो जाएगा। तो एप्रिसिएशन करनी है गवर्नमेंट को, क्या करनी है इसमें? एप्रिसिएशन करनी है। गिरने नहीं देना डॉलर के रेट को, गिरने नहीं देना। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो क्या होगा सर? जो लोग फॉरेन करेंसी को परचेज करते हैं उनको बोलो यार बैंक में पैसा लगा दो, उससे ज्यादा पैसा मिलेगा आपको। सही है, फॉरेन करेंसी से ज्यादा प्रॉफिट होगा। रिमूव करो डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट। सही है। और एडजस्टमेंट ऑफ बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक। सर लोगों को मोरल सिखाओ, सोसाइटी के नॉर्म सिखाओ, ना कि चोरी बाजारी ये लगाते रहो। ठीक है। सर ये सारे के सारे चीजें हैं मैनेजिंग और इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस या मैनेज कैसे करते हैं। सर उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आ गई होंगी, और आज का हमारा जो लेक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सर दुआओं में याद रखिएगा। सर आप अब मेरे सॉरी, मैं कुछ और देख रहा था स्क्रीन पर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुआओं में अपने याद रखिएगा भाई को। सही है, पेपर होने वाले हैं। सर जून में मेरे पेपर है, बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो दुआ कीजिएगा कि पेपर मेरे क्लियर हो जाए। सर सीए को तो सिर्फ पास या फेल होता है, सीए फाइनल के पेपर है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 4 या 3 पेपर दूंगा, 5 तो नहीं दे सकता है, औकात ही नहीं है इतनी। लेकिन खैर 4 या 3 पेपर दूंगा, तो दुआ करिएगा भाई के लिए यार। और दुआ करिएगा कि यार इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 years क्वालिफाई कर जाऊँ और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए भाई। तो आप देखिएगा, सीए फाइनलिस्ट से सीए का तक का सफर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।